आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 9। चैप्टर 9 पूरा अच्छा तरह से कंप्लीट हो गया था। ये आपको पता है कि हम स्पेशल बैच के तहत पढ़ रहे हैं, जिसके तहत हम सबसे पहले क्या करते हैं, चैप्टर कंप्लीट करते हैं। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तब सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो चैप्टर 9 तक पूरा जो इससे पहले चैप्टर 9 से पहले पूरा जो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट और उसका चैप्टर 8 तक पूरा मॉडल सेट हमने दे दिया। सभी चैप्टर का हमने क्या किया, मॉडल सेट दे दिया। अगर उस मॉडल सेट को देखना चाहते हो वो भी फ्री में है। अगर उस मॉडल सेट को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पर फ्री में आपको मॉडल सेट मिल जाएगा। जैसे ही चैप्टर 9 खत्म होगा इसका भी मॉडल सेट हम दे देंगे। आपको पता है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाग 1 हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था और ये अब है भाग 2। समझिए मौर्य वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। थोड़ा मौर्य वंश को गहराई से और विस्तार से पढ़ना होता है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। और वैसे भी आप हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ रहे हैं तो आपको गहराई में मालूम सब कुछ होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से फायदा ये होता है कि आपका टेस्ट भी हो जाता है कि जितना भी हम विस्तार से चैप्टर पढ़ाए हैं वो सब पढ़े हैं कि क्या किए हैं, नहीं पढ़े हैं, याद है कि नहीं है, ये सब पूरा आप क्या कर सकते हैं, विस्तार से आपका रिवीजन हो जाता है। अब आप इसका नोट्स बना ही रहे होंगे। नोट्स हमें पूरा भरोसा है कि आप इसका नोट्स बना रहे होंगे। हम आप लोगों से बताएंगे कि नोट्स किस दिन चेक करेंगे और नोट्स हम कैसे चेक करेंगे। आपको क्या करना होगा, नोट्स कहां पर भेजना होगा, टेलीग्राम ग्रुप में। आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको हम बताएंगे किस दिन हम आपका नोट्स क्या करेंगे, चेक करेंगे। जैसे कि आप वहां पर नोट्स बनाने में क्या गलती कर रहे हैं, कैसे नोट्स बनाना चाहिए, नोट्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं। जैसे हम बताते हैं कि आपको बेहतर आंसर कैसे लिखना चाहिए, ठीक वैसे ही बताएंगे बेहतर नोट्स कैसे बनाना चाहिए। इससे आपको परीक्षा के समय आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। तो हम बताएंगे कि नोट्स किस दिन चेक करेंगे, तब आपको नोट्स को कहां पर भेजना होगा, टेलीग्राम ग्रुप में। अब चलिए बात करते हैं हम लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले वाला भाग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट का वहां से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये 11 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुसार ने तक्षशिला में विद्रोह दबाने किसे भेजा। जो बिंदुसार था ये आपको पता है कि मौर्य वंश का सबसे पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, मौर्य। उसके बाद बिंदुसार कौन बना था, बिंदुसार। उसके बाद बिंदुसार बना तो बिंदुसार का बेटा कौन था, बिंदुसार का बेटा था अशोक। और कौन था, सुसीम था। और भी बहुत सारे इसके लड़के थे। माना जाता है कि 100 से अधिक इसके लड़के थे। मतलब अनलिमिटेड, लिमिट कोनो था ही नहीं, अनलिमिटेड मान सकते हैं। अनलिमिटेड लड़के थे इसके, नहीं अनलिमिटेड तो नहीं कह सकते, 100 से अधिक मान सकते हैं। अब गिनती थोड़े है, अब गिन के कोई बताया है, ये भी खुद नहीं बताया कि हमारे कितने लड़के हैं। ये कोनो गिनती नहीं हो रहा लड़के कितने हैं। चलिए छोड़िए सब के बारे में। तो इसके बहुत सारे लड़के, जिसमें प्रमुख नाम जो देखिए, नाम इतिहास में उन्हीं का आएगा जो कुछ करेंगे, या गलत करेंगे या सही करेंगे, जो कुछ भी करेंगे लेकिन नाम उन्हीं का आएगा। सही करेंगे तो इज्जत के साथ नाम लिया जाएगा, नहीं सही करेंगे तो उसके बाद आपको पता है कैसे नाम लिया जाएगा। चलिए, तो बिंदुसार ने तक्षशिला में विद्रोह दबाने के लिए किसे भेजा, सुसीम, अशोक, पुष्यमित्र, शुंग और डिउदाइन। तो आप तो कहेंगे कि सुसीम को भी भेजा गया था, अशोक को भी भेजा गया था, दोनों को तो विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया था। लेकिन क्या तक्षशिला वाला विद्रोह कौन दबा पाया, तक्षशिला यानी कश्मीर में, जो कश्मीर वाले हिस्सा में जो हुआ था, तक्षशिला वहीं कश्मीर वाले हिस्सा में हुआ था। देखिए ये भारत का मैप हो गया ना, तो आप कहेंगे कि तो हम तो बताए कश्मीर वाला इलाका में, तक्षशिला तो वही है, वही तक्षशिला में ही विद्रोह हुआ था। यहीं पर ये पूरा हिस्सा एक ही में था, ये तक्षशिला, ये कश्मीर वाला ही था, तो पूरा वहीं पर विद्रोह हुआ था। तो वहां पर विद्रोह दबाने सबसे पहले किसको भेजा गया था, सुसीम को। उसके बाद इसको भेजा गया, अशोक को। लेकिन सफलतापूर्वक विद्रोह को किसने दबाया, अशोक ने, सम्राट अशोक। तो यहाँ पर आंसर कौन हो जाएगा, सम्राट अशोक, ना कि सुसीम। सुसीम गलती से मत कर दीजिएगा, ठीक, नहीं तो बहुत सारे बच्चे देखते कर रहे तो हमारा जाना हुआ पहचाना हुआ क्वेश्चन है, ये पहले ही देखते पहला क्वेश्चन है तो सुसीम टिक कर देते हैं। नहीं, अरे चारों क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है, ये दो को होगा नहीं, इन दोनों में कंफ्यूजन देखिए। अशोक ने सफलतापूर्वक क्या किया था, वहां के विद्रोह दबाया था और यहाँ पर श्रीनगर की क्या किया था, स्थापना किया था। कहां पर, ये यहाँ पर कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किया था। और माना जाता है कि अशोक से आसपास के, अशोक जब राजा बनता आसपास के सारे राजा डरते थे। क्यों, क्योंकि ये इतना खतरनाक ही था ना कि इससे डरते थे। और इसने युद्ध भी ज्यादा कुछ नहीं किया था, एक यहाँ पर विद्रोह दबाया था और एक यहाँ पर कलिंग में युद्ध किया था। बस 2 गो युद्धों के युद्ध का, एगो युद्ध था, एगो तो विद्रोह था। 2 गो इसके कारनामों के कारण इसके सारे आसपास के जो राजा थे उसमें भय का माहौल बन गया था। ऐसा नहीं था कि ये बहुत सारी युद्ध जीता था, लेकिन इतना खतरनाक, इतना क्रूरता कर दिया था इन दोनों युद्धों में ना,
इतना क्रूरता कि सारी क्रूरता का हद पार कर दिया था। इसीलिए इससे आसपास के राजा क्या करते थे, डरते थे। आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार ने सीरिया के राजा से क्या मांगा था? फल, मेवा, अंजीर, दार्शनिक और शराब। ये एक में है। ये नंबर में फल है, बी नंबर में मेवा, सी नंबर में अंजीर, दार्शनिक और शराब, और डी नंबर में हथियार। तो क्या मांगा था सीरिया के शासक थे बिंदुसार ने? ये मांगा था, ये अंजीर, दार्शनिक और शराब। सूखी अंजीर मांगा था, मीठी शराब मांगा था और एक दार्शनिक मांगा था। तो वहां के जो शासक है, सीरिया के शासक, उन्होंने क्या कहा कि देखिए हम दार्शनिकों का व्यापार नहीं करते हैं, शिक्षा का हम व्यापार नहीं करते हैं, इसीलिए आपका इज्जत कर रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं, दो चीज भेज रहे हैं, सूखी अंजीर और ये मीठी शराब दोनों भेज रहे हैं, लेकिन हम दार्शनिक नहीं भेज सकते, शिक्षा का व्यापार नहीं कर सकते हैं। मतलब उनका कहना था कि शिक्षा ये हमारे यहाँ ग्रहण किया है, दार्शनिक बनाए शिक्षा ग्रहण करके, तो ये आपके यहाँ हम नहीं भेज सकते हैं, शिक्षा का व्यापार बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जो भी देखिए, हम अपने देश में पढ़ते हैं, हम अपने देश में अगर कुछ भी करते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो हम विदेशों में जाकर इसका देखिए, विदेश में जाकर नहीं कर सकते हैं। देखिए उस समय लोग बहुत समझदार थे कि अपने यहाँ शिक्षा ग्रहण किए तो सेवा कहां पर करेंगे, अपने यहाँ सेवा करेंगे। जब ज्यादा बड़ी समस्या आ जाएगी विश्व स्तर पर, तब हम दूसरे के देश में जाएंगे। लेकिन ये अभी क्या हो रहा है, पढ़ रहे हैं लोग भारत में, शुरू से एकदम भारत में रह रहे हैं, पूरा मतलब जितना अपना जीवन का आधा जीवन का निर्वाह भारत में कर रहे हैं। जब कुछ बन जा रहे हैं, कुछ पढ़ ले रहे हैं कुछ अच्छा, तो कहां पर विदेश निकल जा रहे हैं कि हम अच्छा जीवन जीने के लिए विदेश निकल रहे हैं। अरे पूरा जो जन्म हुआ, जन्म से भारत में रहे, और जब भारत को कुछ देने की बारी आई, भारत से जब लेने का समय था, यानी कि भारत जब देश में आप छोटे थे, आप जब पढ़ रहे थे, तो भारत से कुछ ले ही रहे थे ना, भारत देश से। जब कुछ लेने की बारी थी तो भारत में है, और जब भारत को देने की बारी आई, यानी भारत की सेवा करने की बारी आई, तो आप विदेश निकल जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स कहां पर चले जा रहे हैं, विदेश। हम मजदूरों की बात नहीं कर रहे हैं, मजदूर तो अपनी समस्याओं के कारण विदेश निकलते हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर, थोड़ा सा ज्यादा पैसा मिल जाए ना, तो भारत से कहां विदेश निकल जाते हैं। अब ये मत कहिए कि सेवा करने के लिए निकल रहे हैं, ना, पैसा के लिए निकलते हैं। और भारत में भी पैसा मिलता है कि जीवन निर्वाह हो जाए उनका, लेकिन उनको लगता है कि भारत में हम क्यों रहे, हम अपना बेहतर जीवन। और बेहतर जीवन का मतलब क्या होता है, भारत में लोग बेहतर जीवन नहीं जी रहे हैं, नहीं। तो जब सेवा करने की बारी आती है तो निकल जाए, और जब अपने खुद जब बचपन से छोटे से इतने बड़े हुए तो भारत में रहे, अपना लेने की बारी है उस समय, जब देने की बारी है तो भारत से निकल जाए। बस यही है। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स इंजीनियर हमारे देश में भी है, बहुत सारे वैज्ञानिक भी हमारे देश में बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। तो उनको वो जो सेवा कर रहे हैं, तो वो तो उनका अपना देशभक्ति है, जो सेवा कर रहे हैं अपने देश को। तो कभी भी हम अपने देश में पढ़ाई कर रहे हैं तो सेवा सबसे पहले सबसे पहले हमारे लिए क्या होना चाहिए, देश होना चाहिए सबसे पहले हमारे लिए। देखिए उस समय भी वो लोग सिखा रहे, इतिहास से यही ना सीखने के लिए मिलता है कि सबसे पहले अपना देश होना चाहिए, बाद में कुछ और होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया? अशोक को आपको पता है कि बाकी 99 भाइयों को फाइल निपटाने के बाद सुसीम को भी फाइल निपटा दिया था, तो बाकी 99 भाइयों को फाइल निपटाने के बाद क्या बनाइए, राजा बनने के बाद इसने अपना क्या करवाया, पहले कि जैसे ही ये क्या हुआ, उसकी मृत्यु, बिंदुसार की मृत्यु हुई और सुसीम को भेजा गया दूसरी जगह, यानी उसको तक्षशिला भेजा गया था, सुसीम को फिर दोबारा तक्षशिला, जाओ विद्रोह हुआ। जब सुसीम पहुंचे यहाँ पर तक्षशिला में, तो पता चला लो विद्रोह है नहीं। सुसीम कौन था, अशोक का बड़ा भाई था। तो मंत्री, प्रधानमंत्री, बाकी जो मंत्री थे, सभासद, सब किसको, अशोक को राजा बनाना चाहते थे। लेकिन उसके जो पिता थे, यानी कि जो बिंदुसार थे, वो राजा बनाना चाहते थे सुसीम, यानी बड़े भाई को, सुसीम को राजा बनाना चाहते थे। लेकिन अशोक उनसे छोटा था, बाकी लोग चाहते थे कि अशोक बने राजा, बाकी जो सभासद, मंत्री, प्रधानमंत्री का अशोक योग्य था कि अशोक बने राजा। तो क्या हुआ, जब उसके पिता की मृत्यु होने से पहले सुसीम को भेज दिया गया। अब प्रधानमंत्री ने देख लिया कि कुछ दिन के मेहमान है, अब बिंदुसार की मृत्यु होने वाली, सुसीम को भेज दिया गया तक्षशिला। अब जाने के बाद इनकी मृत्यु हो गई बिंदुसार की, और अशोक क्या बन गया, राजा बनने के बाद राज्यारोहण हुआ उसका। राज्याभिषेक और राज्यारोहण में अंतर होता है। राज्यारोहण का मतलब आपको मान लिया कि हाँ आप राजा बन गए, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप थोड़ा चलाइए, जो भी थोड़ा सा चलाना है राज्य को, जो भी थोड़ा देखना है देखिए, लेकिन आप विस्तृत राजा नहीं बने हैं। जब एकदम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा कि हमारे कोई भी अब विरोधी नहीं है, एकदम बढ़िया से राजा बन गए, तो उस समय होता है राज्याभिषेक। पूरा सभासदों को बुलाया जाता है, आसपास के लोगों को बुलाया जाता है, पूरा मंत्र उच्चारण के साथ बढ़िया से एकदम राजा बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, राज्याभिषेक, यही होता है। तो ये अशोक ने उस समय तो राज्यारोहण करवा लिया था जब शुरू में बना था, तो बाद में कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, ये राज्याभिषेक करवाया। ये कब करवाया,
269 ईसा पूर्व में, 270 ईसा पूर्व में, 273 ईसा पूर्व में, 262 ईसा पूर्व में, 269 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक करवाया। ध्यान रखिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। किस पर आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया? दिल्ली, काबुल, कालिंग या कश्मीर? तो कालिंग पर आक्रमण के बाद यहाँ पर क्या हुआ, लगभग 2-3 सालों तक ये युद्ध जबरदस्त चला, एकदम इतना भीषण युद्ध था। दोनों तरफ के लोग मारे गए, दोनों तरफ के लोग क्या हुए, मारे गए, जिसमें अंत में तो मगध की जीत हो गई, यानी सम्राट अशोक की जीत हो गई। लेकिन वहां पर जब सम्राट अशोक देखा लाशों को, बिछा हुआ लाश देखा, कितने लोग मारे गए, बताओ, ये थोड़ा सा जिद के कारण हमारा इतने लोग मारे गए हैं, ये देखकर उसके मन में क्या हुआ, एकदम बेचैनी होने लगा। मन में क्या हुआ, बेचैनी होने लगा। उसी बेचैनी को शांत करने के लिए क्या हुआ, उसी को जब देखा कि अपने महल में वो घूम रहा था, कौन घूम रहा था, निग्रोध। निग्रोध कौन था, सुसीम का लड़का था। सुसीम कौन था, ये सुसीम कौन था, अशोक का बड़ा भाई था। अशोक ने अपने बड़े भाई को मार दिया था, और उसका जो बेटा था निग्रोध, वो इसी के महल में रहता था, अशोक के महल में। अशोक ने इजाजत दिया था रहने के लिए। देख रहा था कि निग्रोध बिना टेंशन का खूब इधर से उधर घूमता रहता है, इसको एकदम बढ़िया जीवन है। देखा कि अरे कैसे, तो उससे पूछा तुम इतने टेंशन फ्री क्यों, कैसे घूमते रहते हो, तुम्हें कोई समस्या नहीं, सबसे अच्छी तरह से बातें करते हो। तो बताया कि बौद्ध धर्म अपनाए थे। तब इसने भी क्या किया, ये अशोक ने भी बौद्ध धर्म अपनाया। और यहाँ पर ना अशोक ने भी क्या किया, बौद्ध धर्म अपनाया। तो ये कलिंग पर आक्रमण करने के बाद, ध्यान रखिए, कलिंग की राजधानी कहाँ है, कलिंग की राजधानी कहाँ थी उस समय, तोसली। ध्यान रखिए, कलिंग की राजधानी तोसली, ध्यान रखिएगा। अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा किससे मिली, निग्रोध, निरंजन, निरोग या कनिष्क? तो निग्रोध से मिली थी। किससे मिली थी, निग्रोध। कौन था निग्रोध, ये सुसीम का लड़का था। सुसीम कौन था, अशोक का बड़ा भाई था। अब देखिए, सुसीम को तो अशोक ने मार दिया था, लेकिन कभी भी निग्रोध नहीं चाहता था कि हम बदला ले। किससे, अशोक से बदला ले। अशोक ने मारा था ना, फिर भी नहीं चाहता था बदला ले, एकदम शांत घूमता रहता, सब शांत माहौल। तो उससे ही प्रेरणा मिली किसको, अशोक को प्रेरणा मिला कि हम बौद्ध धर्म ग्रहण करें। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक ने किससे लिया था, उपगुप्त से। ध्यान रखिएगा, उपगुप्त से शिक्षा लिया था बौद्ध धर्म का। आगे बढ़ते हैं। ये अगला है, रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है, टोपरा, कौशाम्बी, मेरठ या इनमें से सभी? तो ये कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, या प्रयाग अभिलेख भी आएगा, तो ध्यान रखिएगा, रानी का अभिलेख है दोनों, कौशाम्बी और प्रयाग वाला। आगे बढ़ते हैं। लौरिया अरेराज शिलालेख कहाँ से मिला है, टोपरा? ये सब बढ़िया से पढ़ाए हैं। अगर आप पढ़े होंगे इसमें से बताइएगा कि आपको कितना क्वेश्चन का आंसर पहले से याद था। चलिए, इसमें से कितना क्वेश्चन का आपको पहले से आंसर याद था। और एक और बात आपको पता है कि हर रोज हम क्वेश्चन देते हैं, तो आज का क्वेश्चन यहीं पर हम बता देते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा, इसका आंसर कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, लेकिन अभी नहीं, ये जैसे ही ये खत्म होगा क्लास उसके बाद आपको बताना है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया था, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध की राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध की राजधानी कहाँ थी? ये दो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन का आंसर लिखकर आपको कमेंट में बताना है। और इसमें से बताइएगा कितना क्वेश्चन का आंसर आपने लिखा। बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाते हैं। अरे काहे नहीं बता पाते हैं, आप पढ़े हैं ना, आप इतना ध्यान से पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ाया गया है, तो बताइए क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखकर। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा, और इसमें से बताइएगा कितना क्वेश्चन का आंसर पहले से आपको याद था। आगे बढ़ते हैं। लौरिया राज शिलालेख कहाँ मिला है, टोपरा, पटना, चंपारण या मेरठ? तो चंपारण से मिला था। लौरिया आर्यराज और ये लौरिया नंदनगढ़, ये दोनों कहाँ से मिला है, चंपारण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक का अभिलेख कितने लिपियों में लिखा गया था, 1, 4, 8 या 10? तो 4 लिपियों में लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। अशोक के कुल कितने बृहद शिलालेख मिले हैं? तो कितने हैं, 14। ये सबको पता है कि अशोक के कुल 14 गो बृहद शिलालेख मिले हैं, और 7 गो लघु शिलालेख मिले हैं, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। अशोक अधिकांश शिलालेखों में अपना नाम क्या लिखा है? अधिकांश शिलालेखों में अपना नाम क्या लिखता है, सम्राट, राजा, देवनाम प्रिय या सभी? तो ये देवनाम प्रिय लिखता था, सब में क्या, मैं देवनाम प्रिय, मैं देवनाम प्रिय, मैं देवनाम प्रिय। अरे देवनाम प्रिय पहचाने में नहीं आ रहा था कौन देवनाम प्रिय, तब भबरू अभिलेख में बढ़िया से लिखा है, मैं मगध सम्राट अशोक देवनाम प्रिय। भबरू अभिलेख जो राजस्थान में मिला हुआ था, तो उससे पता चल जाता है कि अच्छा यही है जो गोल गोल घूम रहा है इधर उधर, मैं देवनाम प्रिय, मैं देवनाम प्रिय। तो हमें लगता है कि इतना समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।